अगर छोटी मोटी दिक्कत हो तो आज वाली क्लास में इग्नोर कर देना, क्योंकि अभी जितना मुझे दिख रहा है स्क्रीन शायद पूरी नहीं आ रही है। हो सकता है आप मेरे को ऐसा दिख रहा हो, आप लोग के केस में ऐसा ना हो। ठीक है, जस्ट तो अपनी क्लास चालू कर देते हैं। ऑडियो या वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? एक मिनट रुकना है यार। अपने क्लास शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार प्लीज लास्ट कंफर्मेशन ले रहा हूँ, कोई कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। चालू कर दूं क्लास? सो अभी तक अपने ने सीपीसी के अंदर आई थिंक 2 या 3 लेक्चर किए हैं, जिसमें हमने जो जैसे अपने ने शुरू में ही बात की थी कि भाई अपने बेरेक्ट के हिसाब से चलेंगे। कोई अपने को कोई फालतू के अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है। जैसे बेरेक्ट में जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे अपने पढ़ेंगे। तो हमने शुरू का टॉपिक उठाया, मान लो डेफिनेशंस में से इंपॉर्टेंट चीजें उठाई। डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने जैसे कल पढ़ा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैस ने प्रॉफिट। ये वो टॉपिक हैं जो हमसे प्री में भी पूछे जा सकते हैं और हमसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। बट उसी के बाद सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 है, और 3 भी बोल देते हैं, या सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 तक मान लो, 7 8 तो नहीं पूछे जाते, 6 तक मान लो वो टॉपिक है जो हमसे प्री में पूछे जाते हैं। जैसे अगर एक क्वेश्चन बोलूं, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है कि भाई ये भी पूछा जा सकता है क्या, कि पहले चलो एक उसका बता देता हूँ मोटा सा क्या है, कि हम सीपीसी के बारे में एक बात बोलते हैं, ये अपने पढ़ेंगे एक बार, वैसे क्वेश्चन है तो बोल रहा हूँ कि सीपीसी ट्राइबल एरियाज में नहीं लगती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा बोला क्या जाता है, मतलब है ही ऐसा। सेक्शन 1 ये बात बोलता है। क्वेश्चन आया था कि सेक्शन 1 के अंदर जो ट्राइबल एरियाज बताए गए हैं, वो ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? वो जो 21 जनवरी 1972 से पहले के थे, वो कुछ भी डेट लिखी हुई थी, जो 21 जुलाई 1972 से पहले के थे, वो जो 5th शेड्यूल में बताए गए हैं, ऐसे करके। नॉर्मली हम सोचते हैं कि यार ये तो क्या ही पूछेगा, इससे एग्जामिनर को क्या लेना देना। पर प्री एक ऐसा पेपर है जहां वो कुछ भी पूछ सकता है। मेंस में फिर भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये आएगा, ये नहीं आएगा, या ये तो ऐसा टॉपिक है कि बिल्कुल भी नहीं आ सकता। पर प्री में नहीं। अब मान लो ये क्वेश्चन आया था, आंसर क्या था, ये आंसर था मान लो, पर अपने को पता तो होना चाहिए, हमने उस चीज के हिसाब से पढ़ा होना चाहिए। अदरवाइज सीधी सी बात है कि 1 नंबर गया। तो आज जो, हाँ जी, हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ प्री में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आया था, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मेरे को पेपर तो याद नहीं है, बट ये पिछले 4 5 साल के अंदर ही बोल रहा हूँ, बहुत पुराना पेपर नहीं है कि बहुत पुराना हो। पिछले 4 5 साल में ही, कि भाई बहुत बहुत ही बेसिक सा सेक्शन, जिसको हम लोग छोड़ देते हैं कि यार ये तो क्या ही पूछेंगे, छोड़ दो इसको। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, कि अगर आपने उसको 2 बार रीड भी किया हो, या ऐसे 2 बार पढ़ा भी है ना, तब भी आप आंसर कर जाओगे। तो अपने को छोड़ना कुछ नहीं है। इसीलिए आज का जो अपना क्लास रहेगा सीपीसी का, पहले अपने ऑब्वियस, क्योंकि अपने सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, तो पहले अपने सेक्शन 2 के अंदर और जितने भी शब्द हैं, हमने डिग्री पढ़ लिया, हमने ऑर्डर पढ़ लिया, हमने जजमेंट पढ़ लिया, हमने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पढ़ लिया, हमने मैसने प्रॉफिट पढ़ लिया, 5 वर्ड हम पढ़ चुके हैं। बट अब अपने पढ़ेंगे सारे के सारे जितने भी हैं, चाहे वो
कोड शब्द है, चाहे वो रूल शब्द है, कि भाई हमको उसमें ध्यान क्या रखना है, क्या वो बोलता है और उसमें क्या क्या बातें पूछी, भाई किस तरह से वो सवाल आ सकते हैं, ताकि हम उसी हिसाब से उसको पढ़ के रख लें। ठीक है, तो अब क्लास चालू करते हैं। सीधी सी बात, अगर हम बात करें सेक्शन 2 के अंदर, पहली बात तो सीक्वेंस याद रख लेना भैया, 2 1 2 2 ऐसे करके है। ये लगता है कि अरे बहुत बेसिक है, कर जाएंगे, पर कई बार क्या होता है वहीं पर इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2A है कि 2 1 है कि क्या है। तो ध्यान रखना 2 1 2 2 ऐसे करके। ठीक है। सबसे पहला वह शब्द आया इनका कोड। ध्यान देना, यहां जो ये कोड शब्द है ना, इसका मतलब क्या है, सीपीसी संहिता जो है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये उसकी बात करना चाह रहे हैं कि कोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अपने अभी जो पढ़ रहे हैं, अपने क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शंस। आप माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अपने अभी क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शंस। सेक्शंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्डर्स, रूल्स, ये सब। यही ये कहना चाहता है कि जो आपकी सीपीसी है, जिसको हम सिविल प्रक्रिया संहिता या कोड बोल सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ सेक्शंस नहीं है, सेक्शंस और जो रूल्स आप पढ़ोगे आगे, जो हालांकि अगर हम हेडिंग की बात करते हैं, जब हम रूल्स पढ़ते हैं, जिसको आप लोग ऑर्डर बोलते हो, जब हम पढ़ते हैं तो वो वैसे तो शेड्यूल में चालू होते हैं, अनुसूची में है। और नॉर्मली हम अनुसूची पढ़ते नहीं है, हम कहते हैं यार शेड्यूल का क्या इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल तो है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, मेन तो सेक्शन से इंपॉर्टेंट होते हैं ना। पर इन्होंने बोला है, पहला शब्द में ये बोला है कि भैया नहीं, सेक्शंस और रूल्स उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी संहिता है उसके अंदर सेक्शंस तो है ही है, पर उसके अंदर ये जो रूल्स। हाँ जी, तो माइक अपने बंद ही कर देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूँ। जो आपका पहला शब्द है कोड, जो सीधी सी बात बोलना चाहता है कि भैया संहिता में क्या क्या चीजें आती हैं, जो ऑब्वियस है कि किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शंस तो आते ही आते हैं, जो उसके मेन प्रावधान होते हैं, बट उसी के साथ साथ रूल्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और ये बात इन्होंने अलग से क्यों लिखी, क्योंकि जो आपके रूल्स हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में है। अब यहां से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात, अगर कभी भी सीपीसी के अंदर, वैसे बोल देता है, अगर सीपीसी के अंदर कभी भी सीपीसी के सेक्शंस और रूल्स में विवाद होता है तो किसको माना जाएगा। सीपीसी के सेक्शंस और रूल्स में विवाद होता है जी, क्या कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी किसी का कोई ऐसा जो ये कह रहा है कि नहीं रूल्स को माना जाएगा, रूल्स को माना जाएगा, ठीक है साहब। एक मिनट, हाँ मैं एक चीज थोड़ा सा देख रहा था, ठीक है। सेक्शंस विल प्रिवेल, तो ध्यान दे देना जी। सेक्शन, अगर विवाद की स्थिति है तो, विवाद की स्थिति है तो, अदरवाइज हम यही बोलते हैं कि सेक्शंस और रूल्स एक साथ चलेंगे। पर अगर कहीं पर भी ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं, सेक्शंस उल्टी एक बात बोल रहा है, रूल्स उल्टी बात बोल रहे हैं, तब हम सेक्शंस को मानेंगे। क्यों, क्योंकि मेन हो जा, रूल्स सीपीसी की अनुसूची शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 में है। तो अब ध्यान देना, यहां से इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनाते वो लोग, ऐसा बोलते हैं कि भैया अगर सीपीसी के अंदर सेक्शंस और रूल्स में विवाद है तो किसको माना जाएगा, सेक्शंस को। सीपीसी के जो ऐसे ही बोल देता वो, लाइक ऐसे बोल देगा ऑर्डर 5 किस शेड्यूल में है, ऑर्डर 5 का शेड्यूल, सर ये और जो ऑर्डर्स लिखे हुए हैं, जो ये रूल्स लिखे हुए हैं, ये शेड्यूल में ही है, शेड्यूल 1। तो कोई डाउट कुछ है तो, अदरवाइज मैं इसको लेकर आपको एक दो जो बातें लिखवा देता हूँ, बस याद ही रखनी है, ध्यान रखनी है, प्री में आएगा लिख देंगे अपने। अच्छा सही नहीं हो रही, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूँ, एक्चुअली क्या वही मैं कह रहा था कि मेरे को यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा अलग दिखाई दे रही है। अब बताइएगा एक बार ना, मैं जूम आउट वो कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा आज दिक्कत शो हो रही है, एक बार बता देना ना। हाँ जी,
बार बता देना स्क्रीन सही है या कोई दिक्कत है? हाँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल कुछ भी, यहां से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहां से वो ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई सीपीसी के अंदर कोड शब्द कहाँ डिफाइन है। हो सकता है पूछ भी ले, ऐसी बात नहीं, पूछ ही नहीं सकता, पूछ भी ले, बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, सेक्शंस और रूल्स में अगर विवाद होगा तो किसको माना जाएगा। जो और ये भी नहीं बोलता, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि ऑर्डर्स कहाँ है, वो ऐसे बोल देता है ऑर्डर 5 किस शेड्यूल में है, या बोल देगा ऑर्डर 40 किस शेड्यूल में है। हमको लगता है 40 तो बहुत बाद में आता है, फर्स्ट शेड्यूल में तो नहीं होगा। सारे के सारे ऑर्डर्स शेड्यूल बन नहीं है। ये दो सवाल हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। प्री के हिसाब से ही है, मेंस के हिसाब से नहीं है। कोई भी सवाल कुछ भी, अदरवाइज मैं आपको लिखवा दूं, लिखवा दूं, हेडिंग डाल दीजिए डेफिनेशन परिभाषा, डेफिनेशन परिभाषा, और सीधा लिखिए नंबर 1 कोड, CODE कोड संहिता। कोड सेक्शन 2 ऐसे लीजिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, कोड शब्द कहाँ लिखा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। इसमें सीधा लिख लीजिए एक लाइन, जो लिखी हुई है वो लाइन तो जरूर लिखिए पहले। द टर्म कोड इंक्लूड्स रूल्स, संहिता शब्द के अंदर नियम भी आते हैं। द टर्म कोड इंक्लूड्स रूल्स, संहिता शब्द के अंदर नियम भी आते हैं। अब अपने इसको लिखते हैं वो बातें जो अपने को जाननी है। इसमें लिखिए सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ बोथ सेक्शंस एंड रूल्स, रूल्स या ऑर्डर्स दोनों ही डाल दो, ठीक है, सेक्शंस एंड रूल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद लिखना है भाई सीपीसी के अंदर भाई आपके सेक्शंस हो गए, रूल्स दोनों ही होते हैं। बोथ आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, या फिर दोनों का इक्वल ही वेटेज रहता है, कैसे भी लिख दो जो आपको उचित लगे। बोथ आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। अब वो बात जो जहां से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति के अंदर, सेक्शंस और रूल्स के बीच में किसी भी तरह का विवाद, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सेक्शंस एंड रूल्स, सेक्शंस शैल प्रिवेल, सेक्शंस शैल प्रिवेल, सेक्शंस को माना जाएगा। और फिर एक और लाइन लिख लीजिए, ऑर्डर्स एंड रूल्स, या फिर ऑर्डर 1 to 51, ऑर्डर 1 to 51, ऑर्डर 1 to 51 is contained in शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 अनुसूची 1 में लिखे गए हैं, आदेश 1 से 51 अनुसूची 1 में लिखे गए हैं। तो यहां से अब कुछ भी पूछ ले, हमने पढ़ा हुआ है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई सवाल कुछ है तो पूछ लो, अदरवाइज अपने आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आ जाओ। अब ऑब्वियस है भाई, अगला शब्द डिक्री है। डिक्री को तो अपने मेरे हिसाब से 3-4 पन्ने तो भर ही चुके हैं, फालतू के अंदर समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं उससे अगला शब्द, कोड हो गया, डिक्री हो गया, डिक्री होल्डर। अब ध्यान देना, यहां से प्री का क्वेश्चन आया हुआ है। दो शब्द हैं, वो बंदा जिसके फेवर में आदेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो बंदा जिसके खिलाफ आदेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक और नाम है, ध्यान देना। नहीं साहब, गार्निश तो अलग कंसेप्ट आ गया। जजमेंट क्रेडिटर, ये और एक शब्द है। ये कौन होता है? ये डिक्री होल्डर का ही दूसरा नाम है, ये डिक्री होल्डर का ही दूसरा नाम है कि जजमेंट क्रेडिटर।
इन्होंने क्या कर दिया कि जजमेंट डेटर वो होता है जिसके खिलाफ डिक्री या कोई आदेश पारित किया गया है। डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में कोई भी डिक्री या आदेश पारित किया गया है। जजमेंट क्रेडिटर क्या? इन्होंने कहा भी जजमेंट डेटर का उल्टा क्या बना? जजमेंट क्रेडिटर। उल्टा क्या बना? तो इन्होंने बोल दिया जजमेंट डेटर का उल्टा जजमेंट क्रेडिटर। ये हम सीपीसी में एक दो जगह पढ़ेंगे ऐसा सा शब्द, सब जगह तो नहीं, एक दो जगह। तो अगर कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि डिक्री होल्डर कौन है या जजमेंट क्रेडिटर कौन है, तो ध्यान रखना सेम ही, एक ही मतलब है। और अगर वो जजमेंट डेटर बोल दे तो फिर अलग है। डिक्री होल्डर कहां डिफाइंड है? जजमेंट डेटर कहां डिफाइंड है? किसी भी तरह का कोई भी सवाल, ताकि फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकूं। डिक्री होल्डर का मतलब क्या है? वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री पास हुई, वो पर्सन जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ, वो पर्सन जिसके फेवर में एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन पास हुआ, कोई भी फैसला जिसके फेवर में किसी भी तरह का कोई भी फैसला है, ऑल ऑफ दी अबव। हाँ जी, किसको मानोगे आप? आपके पास चार ऑप्शन है। डिक्री होल्डर कौन है? वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है, वो पर्सन जिसके फेवर में कोई आदेश पास किया जाता है, वो पर्सन जिसके फेवर में किसी भी तरह का डिसीजन, किसी भी तरह का फैसला, बता देता हूं सर, फैसला कैसा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रिब्यूनल की, तो ट्रिब्यूनल आदेश नहीं देते हैं, ट्रिब्यूनल अवार्ड देते हैं। या जो भी कमेटीज हैं, कमेटीज का कोई आदेश नहीं होता है, कमेटीज की रिकमेंडेशन होती है। कुछ भी बोल दो, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फेवर में किसी भी तरह का डिसीजन, चाहे वो डिक्री की कैटेगरी में आ रहा है, चाहे वो और आदेश की कैटेगरी में आ रहा है, चाहे वो अवार्ड की कैटेगरी में आ रहा है, चाहे वो रिकमेंडेशन की कैटेगरी में आ रहा है, कुछ भी जिसके फेवर में पास हो, क्या वो भी डिक्री होल्डर है? वन। ठीक है साहब, एक का ऑप्शन है, एक लोगों ने कहा है वन। फोर। ठीक है, दो तीन तीन लोग हो गए फोर के फेवर में। और कोई कुछ भी? फर्स्ट। ठीक है, एक लोग और हो गए, एक लोग और हो गए। ठीक है साहब, ठीक है जी, एक लोग और जोड़ दिए। अभी आपने क्या बोला था कि डिक्री होल्डर कौन होता है? इस पे आओ, डिक्री होल्डर कौन होता है? डिक्री होल्डर कौन होता है? डिक्री या आदेश, मतलब जिसके फेवर में डिक्री पास हुई वो तो डिक्री होल्डर हुआ, जिसके फेवर में अगर कोई आदेश पास हुआ वो भी डिक्री होल्डर हुआ। ये भी डिक्री होल्डर है, ये भी डिक्री होल्डर है, ये भाई साहब नहीं है। क्योंकि एनी डिसीजन का मतलब है कि साहब उसके फेवर में अगर कोई कोई ऐसी रिकमेंडेशन भी आ गई कि कमेटी ने कह दिया कि हाँ यार इसकी बात सही है, आदेश नहीं, ऐसे इसकी बात सही है, या कोई कोई आदेश, आदेश तो नहीं बोले, कोई ऐसी रिकमेंडेशन, कोई सलाह हुई जो उसके फेवर में जा रही है, नहीं सर, या तो डिक्री हो या आदेश हो, तभी आप डिक्री होल्डर हो। तो या तो इस कैटेगरी में हो या इस कैटेगरी में हो। आप बोलो कि इस कैटेगरी वाला नहीं होगा, सारे के सारे नहीं। तो या तो डिग्री पास होनी चाहिए आपके फेवर में या आदेश, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया सवाल है। और वो इस सवाल को, मतलब आप ये मान लो इस सवाल को वो कैसे भी घुमा लेते हैं कि डिक्री होल्डर कौन होगा? वो बंदा जिसके फेवर में डिक्री पास की जाती है, वो बंदा जिसके फेवर में ऑर्डर पास किया जाता है, और भी लाइनें जोड़ देते हैं वो। तो अपने को ध्यान रखना है, हमको सिर्फ दो ही चीजों पर जुड़े चिपके रहना है कि भैया जिसके फेवर में डिक्री पास हुई है वो डिक्री होल्डर है, जिसके फेवर में आदेश पास हुआ है वो डिक्री होल्डर है। ये दो चीजें। कोई भी डाउट कुछ भी? अब कई बार वो इसको उल्टा पूछ लेते हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है, क्या वो डिक्री होल्डर है?
कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फेवर में ऑर्डर पास हुआ है, क्या वो डिक्री होल्डर है? हाँ, मतलब वैसे ऑर्डर सारे एग्जीक्यूशन वाले ही होते हैं, मतलब लिखवा देंगे अपने, तो अपने को उसमें जाना नहीं, क्योंकि वो लोग लिखते नहीं, वो लोग सीधा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, कोई डाउट इस बात को लेकर जो मैंने अभी बोला, कि वो लोग ऐसे लिखते नहीं, वो लोग सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके घर में डिग्री पास हुआ है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके घर में ऑर्डर पास हुआ है, वो डिग्री होल्डर। तो वो कई बार ऐसा बोल देते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फेवर में कोई ऑर्डर पास हुआ है, वो क्या कहलाएगा? डिग्री होल्डर। या कोई कोई भी अजीब से 2-3 ऐसे नाम, या उससे मिलता जुलता कोई नाम, कुछ भी नहीं, लाइक ऑर्डर का कुछ भी ऐसा ऑर्डर से कोई नाम बना देंगे, कुछ भी, डिक्री होल्डर। नाम डिक्री होल्डर ही है। अब आप ध्यान रखोगे, 2-3 शब्दों को, एक डिक्री होल्डर, एक जजमेंट डेटर, एक जजमेंट क्रेडिटर। डिक्री होल्डर, जजमेंट क्रेडिटर, मीनिंग सेम ही है। किसी तरह की कोई उसमें अपने बहस नहीं करनी कि भाई ये तो सेक्शन 2 के अंदर लिखा नहीं हो। सर आपको सीपीसी में आके मिल जाएगा, आपका जो ऑर्डर 21 है, जब आप पढ़ने बैठोगे वहां आपको वो मिल जाएगा। उसी का उल्टा आप ध्यान रखोगे। जजमेंट डेटर कौन हुआ? जजमेंट डेटर कौन हुआ? हाँ, जिसके अगेंस्ट में डिक्री या फिर ऑर्डर। तो यहां भी बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और बहुत ध्यान, मतलब सिंपल रखना है, फालतू के अंदर अपना खुद का कोई बहुत ज्यादा नहीं, अपने को ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि यार डिक्री ऑर्डर, ऑर्डर में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कुछ नहीं इंक्लूड करना, बस डिक्री ऑर्डर, इतना ही ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको लिख लो। पहला पहला शब्द लिख लिया था, दूसरा शब्द लिख लो, डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर, और ब्रैकेट में लिख देना जजमेंट क्रेडिटर। डिक्री होल्डर, ब्रैकेट में लिख देना जजमेंट क्रेडिटर। डिक्री होल्डर, ब्रैकेट में लिख देना जजमेंट क्रेडिटर, और सेक्शन नंबर डाल देना उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 3। ठीक है, डिक्री धारक, डिक्री धारक जिसको अपने बोल सकते हैं, लिखवा दूं? डिक्री होल्डर, ब्रैकेट में लिख देना जजमेंट क्रेडिटर, और उसका सेक्शन नंबर जरूर अच्छे से याद रखना है इसका। ठीक है, इसका सेक्शन नंबर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, इसमें लिखिए, द टर्म इंक्लूड्स फॉलोइंग। द टर्म इंक्लूड्स फॉलोइंग। नंबर 1, person in whose favor decree, person in whose favor decree has been made, या decree capable of execution has been made, person in whose favor decree capable of execution has been made. Number 2, person in whose favor order capable of execution has been made. ठीक है, डिक्री और ऑर्डर शब्द को ही रटना है इसके अंदर, और किसी चीज पे, इसके अलावा वो कुछ भी दे दे आपको, अवार्ड, कुछ भी दे दे, नहीं साहब ये डिक्री होल्डर नहीं। ठीक है, पर्सन इन हुज फेवर डिक्री केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, पर्सन इन हुज फेवर ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। और फिर तीसरा शब्द, मतलब पहला कोड हो गया, दूसरा डिक्री होल्डर हो गया, तीसरा शब्द लिख दो, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर, ब्रैकेट में सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। इनके सेक्शन नंबर याद रखना ना, पहले कोड का तो नहीं, डिक्री होल्डर का और जजमेंट डेटर का याद रखना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, इसमें लिखिए, और सेक्शन 2 सबसेक्शन, लिख दिया, वो तो जजमेंट का है, सॉरी है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 गलत लिख दिया था, वो जजमेंट का है, हाई कोर्ट इंडिया जज जजमेंट, जजमेंट डेटर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10, जजमेंट डेटर में लिखिए, इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। नंबर 1, person against whom decree capable of execution has been made. Number 2,
पर्सन अगेंस्ट होम ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। हाँ जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, अपने आगे चलें फिर अब। यस, कोई सवाल, वरना आगे बात करें। ठीक है जी, अब आ जाइए। डिग्री होल्डर हो गया। अब आ जाइए, शब्द है डिस्ट्रिक्ट। वैसे पूछा नहीं जाता, सीधा सा ध्यान रख लेना। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, एक इसको कुछ इस तरह से बोला जाता है, भाई डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है। डिस्ट्रिक्ट का मतलब है वो एरिया जो, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, एक्चुअली हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बेंच, जिसको दूसरा नाम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वो एरिया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसकी जितनी ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है, उसको, वो हमारे लिए है डिस्ट्रिक्ट। हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वो नहीं है जो स्टेट ने बताया है। स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मान लो गंगानगर जिले की बाउंड्री ये है, हनुमानगढ़ जिले, हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वो है कि जो भी, मान लो सब फॉर एग्जांपल जयपुर है या गंगानगर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके एरिया में कौन कौन से एरिया आते हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, हमारे लिए जिला वो है। सिविल मामले के अंदर अगर बात करें तो हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वो नहीं है जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है। सीपीसी के मामले में, सीपीसी में अगर कहीं भी डिस्ट्रिक्ट शब्द है, इसका मतलब ये नहीं है जो आप, हम लोग जो मैप पढ़ते हैं या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है कि गंगानगर का जिला ये है, वो नहीं। हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट वो है जिस जिसके एरिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जिस एरिया में है, वो है डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट? ठीक है, तो लिखना हो लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल एक लाइन है, लिख के छोड़ दो कि डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट शब्द का मतलब है वो एरिया जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट, वो एरिया जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे। हम स्टेट गवर्नमेंट का, हम ये नहीं बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब है वो जिला जो स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखा है अपने मैप्स में। हमारे लिए वो नहीं है। वो एरिया जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, वो है डिस्ट्रिक्ट। लिख लो, लिखना है तो। डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 4, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, area under the jurisdiction of district court or principal civil court, area under the jurisdiction of the district court or principal civil court। ये लिख लेना, तब बताना, फिर आगे बात करते हैं। लिख लिया? अब आइए साहब, एक सवाल पूछा जाता है, मेंस में आया हुआ है ये, फॉरेन कोर्ट क्या है, फॉरेन जजमेंट क्या है, या ऐसा बोल देता है कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है। क्या फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है? कंक्लूसिव मतलब, अभी बता देता हूँ। कंक्लूसिव मतलब, कंक्लूसिव का मतलब यह है कि सपोज अपने ले लेते हैं हनुमानगढ़ कोर्ट। हनुमानगढ़ की कोर्ट में ए और बी के बीच में विवाद चल रहा है। ए और बी के बीच में विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, ठीक है। और जमीन छोड़ो, जमीन तो फिर मामला वैसे हो जाएगा। ए और बी के बीच में विवाद चल रहा है पैसों को लेकर। ए कहता है साहब मैंने बी से 50,000 रुपए लेने हैं, मेरे को वो पैसे दिलवाइए, रिकवरी ऑफ मनी का सूट है। बी कह रहा है साहब मैंने इसको कोई पैसे नहीं देने। ए क्या करता है, इनके बीच में सेम टू सेम विवाद चला था यूके की कोर्ट में, लंदन की कोर्ट में, सेम टू सेम कि क्या इसने पैसे देने हैं, और कोर्ट ने कहा था कि हाँ ए ने पैसे लेने हैं, ए ने पैसे लेने हैं। ए क्या करता है, ये जो फॉरेन कोर्ट की जजमेंट है ना, यूके कोर्ट की जजमेंट पेश कर देता है कि साहब ये लो, सेम तथ्य हैं, सेम पार्टी है, सेम बातें हैं, और कोर्ट ने ये बोला है मुझे कि मैंने इससे पैसे लेने हैं। अब बात आती है कि क्या जो इंडियन कोर्ट है वो इस, जिसको हम बोल सकते हैं फॉरेन जजमेंट,
क्या जो इंडियन कोर्ट है वो इस फॉरेन जजमेंट के द्वारा बाउंड हो गई क्या? उसको ये माननी पड़ेगी क्या, जिसको हम बोला जाता है कंक्लूसिव, फाइनल? क्या फॉरेन कोर्ट की जजमेंट फाइनल है क्या अगर इंडियन कोर्ट में पेश की जाती है? इंडियन कोर्ट में पेश किया जाता, हाँ जी, ठीक है। एनीबडी? ठीक है, हाँ अब ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इजी है, अभी अपने इसको करेंगे। अब इसमें इन्होंने किया क्या, इन्होंने आपकी दो चीजों की नॉलेज चेक की। एक कि भैया आपने डेफिनेशन वाला एरिया अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उन्होंने ये पूछ लिया कि फॉरेन कोर्ट क्या है, फॉरेन जजमेंट क्या है। ऑब्वियस यहाँ आपको सेक्शन नंबर लिखने पड़ेंगे, बस फॉरेन कोर्ट कहाँ बताई गई है, फॉरेन जजमेंट कहाँ बताई गई है। फिर आपसे वो ये पूछ रहा है कि भैया क्या फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है क्या, जैसे उन्होंने मान लो अगर एग्जाम्पल दे दिया तो कंक्लूसिव होती है क्या, जनरल रूल उन्होंने पूछा। आप में से अगर कोई देखना चाहे तो आ जाओ आप, 11 12 में 12 बार 13, सेक्शन 13 और 14, सेक्शन 13 और 14 दो। सेक्शन 13 ये बात बोलता है कि जनरली फॉरेन कोर्ट की जजमेंट फाइनल मानी जाएगी अगर जो पार्टीज हैं वो सेम है, केस के जो मुद्दे हैं वो सेम है। जैसे यहां पर क्या हुआ, पार्टीज सेम थी, यहां पर केस भी सेम था, यहां पर भी यही बात हुई थी कि साहब पैसे का मामला है, सेम टू सेम, और यहां भी वही बात आ रही है कि अगर फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट जो केस था उसमें पार्टी सेम थी और मैटर भी सेम था, मुद्दा जिसको आप बोल सकते हो, इश्यू जिसको आप बोल सकते हो, वो सेम था, और यहां भी पार्टी सेम है और इश्यू सेम है, तब हम बोलेंगे कि ये जो जजमेंट है ये कंक्लूसिव है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर अभी तक? हाँ जी, अब ध्यान देना, क्या फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है? अगर आपसे कभी भी डायरेक्ट पूछ लिया जाए ना ऐसा कि क्या फॉरेन की जजमेंट कंक्लूसिव होती है, आप बोलोगे यस। सेक्शन 13 के अनुसार नॉर्मली फॉरेन कोर्ट की जजमेंट, जिसको हम फॉरेन जजमेंट बोल सकते हैं, हम उसको फाइनल मानते हैं। मतलब अगर वो जजमेंट की कॉपी इंडियन कोर्ट में पेश की जाती है तो हम उसको फाइनल मानेंगे, हम उस पर कोई बहस नहीं करवाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको प्रूव करो, नहीं, ठीक है, अगर उस कोर्ट ने कहा है तो हम मानेंगे और उसी के हिसाब से अपना फैसला सुना देंगे, फाइनल मानी जाएगी। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि भैया जो केस चल रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन कोर्ट का केस, और जो फॉरेन कोर्ट है जहां पे ये जजमेंट हुई है, वो सेम पार्टीज के बीच में होना चाहिए, और जो मामला भी हो, यहां पर भी जो मामला है, यहां पर भी जो मैटर है, वो सेम होना चाहिए, सेम पार्टीज सेम मैटर। अब ध्यान देना, ये तो हुआ जनरल कि हाँ साहब फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट होती है, जिसको हम फॉरेन जजमेंट बोलते हैं, वो फाइनल होती है अगर फॉरेन जजमेंट को कोर्ट में पेश किया जाएगा, मतलब इंडियन कोर्ट में अगर पेश किया जाता है तो इंडियन कोर्ट उसको मानेगी ही मानेगी। इंडियन कोर्ट उसके ऊपर ये नहीं बोलेगी कि हम नहीं मानते, ये नहीं बोलेगी कि इसको प्रूव करो, नहीं, वो उसको मानेगी, सीधी सी कहानी है। अब बात आती है, क्या ऐसे कोई अपवाद है क्या, जब फॉरेन कोर्ट या इंडियन कोर्ट उस फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानेगी, तो वो कहेगी नहीं हम मानते नहीं इसको? बिल्कुल है, JLFMN, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मालवीय नगर। जयपुर के रहने वाले तो इस चीज से बहुत ही है वो होंगे फ्रेंडली। JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, और मालवीय नगर जयपुर के अंदर एक बड़ा एरिया है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मालवीय नगर। जे जूरिसडिक्शन, अगर फॉरेन जजमेंट ऐसी किसी कोर्ट द्वारा सुनाई गई है जिसके पास पावर ही नहीं थी केस को सुनने की, उसने सुन लिया केस को, उसने जजमेंट सुना दी, पर उस कोर्ट के पास पावर ही नहीं थी। इंडियन कोर्ट में ये फैक्ट प्रूव होता है कि साहब जजमेंट तो है, पर जिस कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है उसके पास ये पावर ही नहीं थी इस केस को देखने की, उसकी ज्यूरिसडिक्शन का ही मामला नहीं था, तब नहीं मानेगी। अगर फॉरेन कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट, ये बात आ जाती है या प्रूव हो जाती है
कि फॉरेन कोर्ट के पास जजमेंट ही नहीं, सॉरी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी या पावर ही नहीं थी इस केस को सुनने की। उसने सुना, उसने फैसला सुनाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडियन कोर्ट इस जजमेंट को नहीं मानेगी, कोई भी सवाल कुछ भी। दूसरा एल, ध्यान दे देना, इसको लेकर दो बातें हैं जो हम नॉर्मली बोल देते हैं। अगर केस के अंदर जो मुद्दा है वो इंडियन लॉ का है, ये क्या है, सब केस फॉरेन में हुआ पर वहां पर वो फॉरेन लॉ के हिसाब से फैसला नहीं लेके आया, वो इंडियन लॉ के हिसाब से उसने कहा कि साहब हमने इंडिया के अंदर पैसे का लेन देन किया था और इंडियन लॉ ये बोलता है कि अगर मैंने उससे चेक ले रखा है तो मैं पैसा ले सकता हूं। वो इंडियन लॉ के बेस पे उसने फॉरेन कोर्ट में केस किया, फॉरेन कोर्ट के अंदर उसने जो मामला चलाया वो वहां के कानून के हिसाब से नहीं चलाया, इंडियन लॉ के हिसाब से चलाया कि साहब इंडिया के कानून बोलता है और मेरे को आप पैसे दे दो, इंडियन। तो हम बोलते हैं भाई अगर केस के अंदर इंडियन लॉ इन्वॉल्व है तब कोर्ट बोलेगा नहीं भैया, जब कानून हमारा है तो वो लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। अगर इस केस के अंदर जो फैसला आया है वो फॉरेन लॉ के अनुसार आया है या वहां के कानून के अनुसार आया है, भाई ए ने जो बी पे केस किया था वो यूके के कानून के अनुसार किया था, जो फैसला आया था वो भी यूके के कानून के अनुसार आया था, तो ठीक है। बट ए ने केस किया इंडियन लॉ के बेस पे और फैसला भी जो फॉरेन कोर्ट ने सुनाया है वो इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करके सुनाया है। सॉरी, अगर केस में इंडियन लॉ इन्वॉल्व है तब हम उसको नहीं मानेंगे। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई तो पूछ लेना, दोबारा बता दूंगा। हाँ जी, इसको हम बोल सकते हैं केस इन्वॉल्व इंडियन लॉ, केस का जो फैसला है वो इंडियन लॉ के बेस पे आया है। कोई भी डाउट, कुछ भी आगे बात कर लूं? अब एल से दो और हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंडियन लॉ। कि भाई केस के अंदर इंटरनेशनल लॉ लग रहा था या केस के अंदर इंडियन लॉ लग रहा था और फॉरेन कोर्ट ने नहीं लगाया, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज। ध्यान देना, यहां पर तो क्या था, इंडियन लॉ लग रहा था और फॉरेन कोर्ट ने लगाया, तब भी इंडियन कोर्ट बोल देगी कि नहीं भैया, जब केस इंडियन लॉ के अनुसार सुनाया गया फैसला तब हम बाउंड नहीं है, इंडियन लॉ के अनुसार फैसला तो हम सुनाएंगे। एक और अगर और दूसरी बात होती है कि फॉरेन कोर्ट कहती है कि यार अगर हम इंडियन लॉ को सुनेंगे, इंडियन लॉ के अनुसार फैसला सुनाएंगे तो हम हमारा फैसले की वैसी इज्जत नहीं रहेगी, तो क्या करती है वो मना कर देती है, वो इंडियन लॉ के अनुसार ना फैसला सुनाकर वो अपने वहां के कानून के अनुसार सुना देती है। वो एक और ग्राउंड बन गया कि भैया उस केस में इंडियन लॉ लग रहा था, आपने लगाया क्यों नहीं, उस केस में इंटरनेशनल लॉ लग रहा था, आपने लगाया क्यों नहीं। तो अगर इंडियन लॉ लगा देते हो, इंडियन लॉ के अनुसार फैसला सुनाते हो, तब भी बाइंडिंग नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। अगर इंडियन लॉ लगना चाहिए था आप नहीं लगाते हो, इंटरनेशनल लॉ लगना चाहिए था आप नहीं लगाते हो, तब भी नहीं है। ध्यान देना, दोबारा बोल रहा हूं, ये तो ठीक है, सिंपल सा था कि फॉरेन केस ऐसी फॉरेन कोर्ट ने, सॉरी फैसला ऐसी फॉरेन कोर्ट ने सुनाया है जो कंपिटेंट ही नहीं है। एल के अंदर क्या है, 3 पॉइंट है कि भैया केस जो फॉरेन कोर्ट या फॉरेन जो केस है उसके अंदर जो फैसला आया है वो इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करके आया है, तो भैया इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करने की पावर उनके पास नहीं है, तो ये फैसला हमारे लिए बाइंडिंग नहीं होगा। उसके बाद जो भी फॉरेन केस था उसके अंदर इंटरनेशनल लॉ या इंडियन लॉ लगना चाहिए था और फॉरेन कोर्ट ने नहीं लगाया, तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर केस का फैसला इंडियन लॉ के ऊपर बेस्ड है तब भी बाइंड नहीं है, अगर केस के अंदर इंडियन लॉ या इंटरनेशनल लॉ लगना चाहिए था और फॉरेन कोर्ट ने नहीं लगाया तब भी बाउंड नहीं। तो अगर फॉरेन कोर्ट इंडियन लॉ को मना कर देती है लगाने से तब भी वो जो जजमेंट होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी, कंक्लूसिव नहीं होगी। अगर फॉरेन कोर्ट इंडियन लॉ को लगाती है और उसके बेस पे फैसला सुनाती है तब भी वो बाइंडिंग नहीं है। ये दोनों है। अब आप बोल सकते हो सर फिर बचा क्या? सर बचा इतना ही है कि अगर ऐसा कोई केस है जिसके अंदर फॉरेन लॉ आपने लगाया है और सिर्फ वही लॉ लगना चाहिए था, इंडियन लॉ का उसमें कोई लेना देना नहीं था, तभी वो बाइंडिंग होगा। सीधी सी बात है। कई चीजें हम जैसे अपने ने किया ना, अभी अपने आगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सर सब कुछ तो कवर कर दिया इन्होंने, इन्होंने एक्सेप्शन के अंदर हर पॉइंट डाल दिया जिसके बेस पे इंडियन कोर्ट बोल सकती है कि हम नहीं मानते। देखो क्या होता है, कुछ चीजें इंटरनेशनल लेवल की होती है, वहां नाम के लिए करनी पड़ती है। अगर डायरेक्ट सेक्शन ऐसा लिख दिया जाता ना कि
हम फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानते या हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर विवाद हो जाता। फॉरेन कोर्ट वाले हमारी जजमेंट को नहीं मानते, फॉरेन कोर्ट वाले हमारे कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया है, किसी को अरेस्ट करने का फैसला सुनाया है, किसी की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का फैसला सुनाया है, वो लोग ना मानते। वो लोग कहते जब तुम हमारी इज्जत नहीं करते हो हम क्यों करें। तो क्या किया, दिखावे के लिए ये चीज लिखी कि भैया बाइंडिंग है, हम मानेंगे, हम तुम जजमेंट पेश कर देना हम मानेंगे, हम बिल्कुल विवाद नहीं खड़ा करेंगे। अपवाद के अंदर इन्होंने सब कुछ जोड़ दिया, कोई सवाल कोई डाउट कुछ भी। हाँ जी, हाँ जी, कोई भी सवाल, अगर कोई सवाल नहीं है तो बता दो, मैं आगे चलता हूँ। आगे चलूं, आगे कंटिन्यू कर दूं। अब आ जाइए एफ। अब सिंपल है, एफ मतलब अगर जो फैसला लिया था, जो फॉरेन कोर्ट में आपने फैसला लिया है वो फ्रॉड, धोखे से लिया है। इफ डिसीजन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, धोखे से आपने फैसला लिया है, एफ। उसके अलावा अब आ जाइए मालवीय नगर, एम। अगर फैसला ऑन मेरिट्स नहीं है, ऑन मेरिट समझ गए क्या है, याद है डिक्री में पढ़ा था, एडजुडिकेशन जिसका मतलब। हाँ जी, हाँ, पार्टीज को सुना, कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया और फिर कोर्ट ने सिर्फ ऐसा किया था कि भैया पार्टी आई नहीं तो केस डिसमिस कर दिया, नहीं सर। कोर्ट ने बाकायदा जो भी फैसला सुनाया है उसमें बताया है कि ये फैक्ट प्रूव हुए हैं, इन इन बातों को हम मानते हैं, ये सब। ऐसा नहीं है कि पार्टी आई नहीं इसलिए केस डिसमिस कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। मेरिट्स पे, जिसको हम लीगली बोलते हैं एडजुडिकेशन के ऊपर, कोर्ट ने अपना जो कहते हैं विवेक, दिमाग लगा के फैसला सुनाया, वो माना जाएगा। कोई भी डाउट किसी भी तरह का? ठीक है, देन कम्स एन, नेचुरल जस्टिस। अगर इंडियन कोर्ट को लगता है कि भैया जो भी प्रक्रिया हुई है फॉरेन कोर्ट में, जो प्रक्रिया हुई है वो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, बेसिक जस्ट न्याय बोल सकते हैं, उसके खिलाफ। तब अब देखो, इस पॉइंट के अंदर इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया। नेचुरल जस्टिस क्या है, किसी को क्या पता, किसी को नहीं पता भैया। इंडियन कोर्ट को लगेगा कि यार नहीं, इन्होंने क्या किया, एक पार्टी को नहीं सुना जिसको सुनना चाहिए था। नेचुरल जस्टिस में ये भी तो आता है कि अगर आप बिना किसी को सुने फैसला सुना रहे हो तो वो भी गलत है। आप हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दो। इनको कोई भी छोटा सा पॉइंट चाहिए कि ढंग से सुना नहीं, पार्टी को नहीं सुना, या कोई एक इंपॉर्टेंट गवाह था उसको नहीं, कुछ भी मना कर देंगे। तो देखा जाए प्रैक्टिकली तो हम फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को चाहे तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर सकते हैं कि हम नहीं मानते, जाओ भाग जाओ, बिल्कुल ओडी अल्ट्रम पार्टम कि भाग जाओ। बट अगर हमसे कभी पूछा जाए, जैसे कि सवाल था, ये था ना सवाल, नहीं, ये सवाल ये था कि क्या फॉरेन कोर्ट की जजमेंट कंक्लूसिव होती है, हम कहते हैं जी साहब होती है। सेक्शन 13 ये बात बोलता है कि कंक्लूसिव होती है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो फॉरेन कोर्ट की जो फैसला है और जो इंडियन केस है वो दोनों हैं सेम ही पार्टीज के होने चाहिए, सेम उनमें मुद्दा होना चाहिए, ये सब। एक्सेप्शन में इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया। तो आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि क्या फॉरेन जजमेंट जो होती है वो कंक्लूसिव होती है, आप यही बोलोगे जी हाँ होती है। एक्सेप्शन में लिखोगे कि कब नहीं होती है, उल्टा मत बोलना कि नहीं होती है, ऐसा नहीं। इज्जत देनी है पहले, बाद में उनके खिलाफ बातें बोलनी। ठीक है, कोई भी सवाल किसी भी तरह का? हाँ जी, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल किसी भी तरह का, ताकि जो छोटी मोटी चीजें वो और बता दूं मैं। ठीक है, अब ध्यान दे देना। हमसे सवाल क्या क्या पूछा था, एक पूछा था कि फॉरेन कोर्ट क्या होती है, यही बोला ना। हम उस कोर्ट को फॉरेन कोर्ट में बोलेंगे जो इंडिया के बाहर है, इस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, जिसके ऊपर इंडिया का सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दो चीजें होनी चाहिए, ध्यान दे देना। कोई भी ऐसी कोर्ट जो इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश है और जिसके ऊपर मतलब जिसको ऊपर कंट्रोल बोल दो या जिसको इस्टेब्लिश करने के अंदर बोल दो,
इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी सवाल किसी भी तरह का, कोई भी ऐसी कोर्ट, एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी ऐसी कोर्ट जो यूएस की कोर्ट है, मान लो आज के समय में इंडिया और यूएस के बीच में थोड़ा बहुत ट्रेड वॉर जैसी की सिचुएशन चल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कि भाई ज्यादा लड़ाई बढ़े ना, हम लोग क्या करते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपनी एक कोर्ट यहाँ पर डाल दो दिल्ली के अंदर। इस्टेब्लिश किसने की? यूएस गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, कोर्ट कहाँ है? कोर्ट है इंडिया में। क्या वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी? यूएस की गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर दिल्ली में कोर्ट एस्टेब्लिश की है, क्या वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी? एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश कहाँ हुई है वो? एस्टेब्लिश कहाँ हुई? आउटसाइड इंडिया थोड़ी है, कोर्ट इंडिया के बाहर तो नहीं है वो। हाँ जी, तो अगर वो इंडिया के बाहर नहीं है तो माइक बंद कर लो यार प्लीज। अगर वो इंडिया के बाहर नहीं है, हम उसको फॉरेन कोर्ट, इस, वैसे वो आप बोल सकते हो कि सर हम तो वो मानी तो फॉरेन कोर्ट मानी जाती है, पर हम जो पढ़ रहे हैं, जिस पर्पस के लिए हम फॉरेन कोर्ट पढ़ रहे हैं, उस कैटेगरी में नहीं। भैया इंडिया के बाहर होनी चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। एक, इंडिया के बाहर, और इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, नो कंट्रोल। ये दोनों कंडीशन होंगी तब हम फॉरेन कोर्ट मानेंगे जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसके लिए। नो डाउट आप बोल सकते हो कि सर ये फॉरेन कोर्ट होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है प्रैक्टिकल सेंस में बोले तो, बट हम जो पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं फॉरेन कोर्ट? क्योंकि हम आगे ये बात बोलते हैं कि भैया फॉरेन कोर्ट के जो फैसले हैं ना, वो इंडियन कोर्ट में माने जाएंगे, फॉरेन कोर्ट के सिविल मैटर के फैसले इंडियन कोर्ट में माने जाएंगे। ये तो हम पढ़ रहे हैं आगे कि फॉरेन कोर्ट की जजमेंट कंक्लूसिव होगी, हम उस पर्पस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं फॉरेन कोर्ट, तो हमको पता होना चाहिए फॉरेन कोर्ट कौन सी है। कोई भी सवाल किसी भी तरह का? फॉरेन जजमेंट क्या हुई? फॉरेन जजमेंट क्या हुई? हाँ, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट। अब उसमें ध्यान रखोगे आप, नो डाउट हम तो एक ही लाइन में लिख देंगे कि फॉरेन कोर्ट की जजमेंट, पर आप ध्यान रखोगे कि फॉरेन कोर्ट क्या है, ये ना हो कि फॉरेन कोर्ट की जजमेंट उसमें भी कुछ भी गड़बड़ कर दो। वो फॉरेन कोर्ट जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 की डेफिनेशन में आ रही, उसकी जजमेंट मानी जाएगी फॉरेन जजमेंट। कोई डाउट, कोई भी सवाल? यस नो कुछ भी फटाफट बोल दो ताकि मैं आगे बात करूं। अब आ जाओ, ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद हमको ये बात याद रखनी है कि भैया फॉरेन जजमेंट, फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट है, या जो मैं बोल सकता हूं इन शॉर्ट, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होती है। कंक्लूसिव का मतलब है कि अगर फॉरेन जजमेंट की, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट की कॉपी इंडियन कोर्ट में पेश की जाएगी तो इंडियन कोर्ट उसको मानेगी, उसके ऊपर वो कोई भी बहस नहीं करेगी, उसके ऊपर वो कोई भी एक्स्ट्रा एविडेंस या एडिशनल एविडेंस नहीं मांगेगी। कंक्लूसिव का मतलब ये कि कोर्ट बाउंड है कि मानेगी कि ये जो बोल रहा है वो सही है, कोई एडिशनल एविडेंस, कोई बहस, कुछ नहीं। ठीक है, ये हम नॉर्मली बोलते हैं, हालांकि इसके एक्सेप्शन जो अपने पढ़ चुके हैं वो है। प्रैक्टिकली कहानी अलग है, पर इज्जत देने के लिए हम दूसरे तरीके से बातें करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी और बात है कि अगर फॉरेन कोर्ट की या फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है, सर्टिफाइड कॉपी, तो ये माना जाएगा, कोर्ट ये मानेगी कि जो जजमेंट है वो कंपिटेंट कोर्ट द्वारा दी गई है। अब ये क्या है? ये एक बार प्री में आया हुआ है क्वेश्चन, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की गई है, तो जो इंडियन कोर्ट है, जो भी सिविल कोर्ट है, वो बाउंड है या मे प्रिज्यूम है, शैल है या मे है? सर शैल है, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर फॉरेन जजमेंट की, पहली बात ध्यान रख लेना, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए, सिर्फ कॉपी नहीं, सर्टिफाइड। सर्टिफाइड मतलब वहां के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा वो सर्टिफाइड होनी चाहिए, जो भी वहां का सरकारी ऑफिसर है।
सर्टिफाइड होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि कोर्ट ये मानेगी कि जिस भी कोर्ट ने वो फैसला सुनाया है उसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी। तो हमसे एक सवाल पूछा जाता है, ये तो बेसिक सवाल हो गया कि सेक्शन ऐसे बोल देता है कि अगर फॉरेन कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है तो कोर्ट शैल है या मे प्रिज्यूम है, शैल प्रिज्यूम है। एक सवाल ये हो गया। उसके बाद कि भाई सेक्शन 14, ये आपका सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 के अंदर प्रिजम्पशन किस चीज की है? ज्यूरिसडिक्शन की है या फिर टेरिटरी की है? किस चीज की प्रिजम्पशन है? सर ज्यूरिसडिक्शन की प्रिजम्पशन है कि अगर सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है तो कोर्ट ये मानेगी कि फॉरेन कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन थी, फॉरेन कोर्ट के पास पावर थी। तो प्रिजम्पशन किस चीज की है? ज्यूरिसडिक्शन की। प्रिजम्पशन क्लैरिकल एरर की नहीं है, प्रिजम्पशन टाइपिंग एरर की नहीं है, प्रिजम्पशन ये कि भाई और कुछ भी, प्रिजम्पशन एज टू नेचुरल जस्टिस नहीं है, प्रिजम्पशन एज टू फ्रॉड सॉरी, प्रिजम्पशन एज टू लैक ऑफ फ्रॉड या मतलब कोई भी धोखा नहीं है, इस चीज की नहीं है। प्रिजम्पशन सिर्फ एक ही चीज की है कि जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके पास पावर थी, ये प्रिजम्पशन है। तो सेक्शन 14 में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन 14 कब लगेगा, प्रिजम्पशन कौन सी है, शैल है या मे है, और प्रिजम्पशन किस चीज की है। कोई भी सवाल किसी भी तरह का कोई भी सवाल किसी भी तरह का। ठीक है, अब लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए, मतलब हेडिंग तो क्या, क्वेश्चन ही लिख लीजिए। डिफाइन फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट, डिफाइन फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट, whether whether judgment of foreign court is conclusive in nature. Define foreign court and foreign judgment, whether judgment of foreign court is conclusive in nature. लिख लेना तब बता देना, आगे बोल दूंगा। Whether judgment of foreign court is conclusive in nature, जब लिख लेना तब बता देना। हेलो, कब तक आएगा तुम? बस ठीक है, मेरे को फोन कर लियो ना। चलिए, तो अब इसमें लिखवा दूं आगे। अब इसमें लिखिए फॉरेन कोर्ट, ऐसे लिखना फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट, क्योंकि अपने को तो पढ़ने से मतलब है, जितना क्लियरली पढ़ लिखोगे उतना क्लियरली पढ़ते टाइम दिक्कत नहीं होगी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, फॉरेन कोर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 5, इसमें लिखिए एनी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, एनी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड, या फिर सिंपल भाषा में लिखो एनी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड, हाँ ठीक है, एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड by authority of central government. Every court, every court, any court situated outside India and not established or continued by authority of central government. ठीक है, इंडिया के बाहर होनी चाहिए, दो कंडीशन है, ठीक है, तो ध्यान रखना दो कंडीशन है। फिर डालिए फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट में लिखिए जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट, जजमेंट ऑफ ए फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट की जजमेंट को ही हम बोलेंगे, जो इस कैटेगरी की आएगी उसी की जजमेंट को, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट। हाँ, कोई बात नहीं, मेरे को फोन कर लियो। ओके, थोड़ा ध्यान से आइयो ना, कोई दिक्कत हो तो मेरे को फोन कर लेना, ठीक है। हाँ।
फॉरेन कोर्ट हो गया, फॉरेन जजमेंट हो गया, आगे लिखवा दूं? ठीक, अब इसमें हेडिंग डालो या ऐसे लिख लो, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट इज कंक्लूसिव, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट इज कंक्लूसिव। कंक्लूसिव का मतलब होता है फाइनल, कंक्लूसिव का अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो फाइनल। फाइनल का मतलब है कि भाई इसके ऊपर कोई बहस नहीं होगी, इसके ऊपर कोई एडिशनल एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। अगर ये आती है तो कोर्ट मानेगी कि ठीक है जो ये बोल रहा है वो मान लो बस। सामने वाली पार्टी को ये नहीं कहा जाएगा, या सामने वाली पार्टी अगर उसके खिलाफ एविडेंस लाना चाहती है, नहीं सर नहीं, आपको नहीं मौका मिलेगा, आपको कोई भी किसी भी तरह का एविडेंस नहीं दे सकते एक्सेप्ट जो अपवाद में पॉइंट है उनको प्रूव करने का दे सकते हो, क्योंकि वो अपवाद में है। ये बात समझ आई? दोबारा बोलूं, नहीं समझ आई तो? नहीं समझ आई तो दोबारा बोलूं? ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दो, जजमेंट ऑफ फॉरेन कोर्ट इज कंक्लूसिव, ब्रैकेट में सेक्शन 13, सेक्शन 13 इसमें लिखिए, इसमें लिखिए जजमेंट ऑफ फॉरेन, ठीक है, इसमें लिखिए ए जजमेंट ऑफ नहीं, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट, फॉरेन जजमेंट is conclusive in nature, is conclusive in nature if produced in any matter, if produced in any matter foreign judgment is conclusive if produced in any matter under following. Number 1, if the matter is between the same parties. Number 1, if the matter is between the same parties. If the matter is between the same parties. Number 2, the matter या issue बोल सकते हो आप, the issue adjudicated in foreign court, the issue adjudicated in foreign court and issue adjudicated in foreign court and issue in present case are same, जिस भी केस में डॉक्यूमेंट पेश किया गया है are same, issue adjudicated in foreign court and issue in present case are same। दो कंडीशन होनी चाहिए, सेम मैटर होना चाहिए, सेम ही इशू होने चाहिए फॉरेन जजमेंट का, और जिस कोर्ट में पेश, जिस केस में पेश की गई है फॉरेन जजमेंट, और पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। लिख लिया? आगे लिखवा दूं? इसमें लिखिए एक्सेप्ट, मतलब पैरा चेंज करके एक हेडिंग डाल दीजिए एक्सेप्ट, और फिर उसमें लिखिए एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन की ट्रिक लिख लेना, JLF-MN याद रहेगी, तो ये भी पूछ लेते हैं वो लोग, सिर्फ प्री में भी पूछ लेते हैं भाई कौन कौन से ग्राउंड है, एक्सेप्ट JLF-MN। इसमें देखिए नंबर 1, नंबर 1, if the foreign judgment has been pronounced by a court, if the foreign judgment has been pronounced by court not of competent jurisdiction, if the foreign judgment has been pronounced by a court not of competent jurisdiction, if the foreign judgment has been pronounced by a court not of competent jurisdiction, number 1, number 2, number 2, if the foreign judgment involves, if the foreign judgment involves
if the foreign judgment involves if the foreign judgment involves law enforce in India, law enforce in India या फिर involves Indian law या फिर law enforce in India. Number 3, if the foreign court if the foreign court has applied international law incorrectly, if the foreign court applied international law incorrectly or failed to recognize, if the foreign court applied international law incorrectly or failed to recognize, एक दो तीन चार, number 4, if the foreign court refused to recognize Indian law applicable, if the foreign court refused to recognize Indian law applicable, आगे, if the decision has been obtained by fraud, if the decision has been obtained by fraud, if the decision has been obtained by fraud, if the decision has not been given on merits of the case, ब्रैकेट में लिख देना without adjudication, if the decision has not been given on merits of the case, if the decision has not been given on merits of the case, उसके बाद if the proceedings in foreign court if the proceedings in foreign court are opposed to principle of natural justice, if the proceeding in foreign court are opposed to principle of natural justice या are against the principle of natural justice, लिख लिया? हाँ जी, यस, ठीक है। अब इसमें अगली हेडिंग डाल दो, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन, मतलब इसी टॉपिक की, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 14, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, सेक्शन 14। अब इसमें सबसे पहले लिखो प्रिजम्पशन एज टू ज्यूरिसडिक्शन, कि प्रिजम्पशन किस चीज की है? ज्यूरिसडिक्शन की, प्रिजम्पशन एज टू ज्यूरिसडिक्शन। इसमें अगली लाइन से लिखिए, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट foreign judgment, the court shall presume that foreign judgment has been pronounced by court of competent jurisdiction. The court shall presume that foreign judgment has been pronounced by court of competent jurisdiction.
under following. Number 1, if certified copy of foreign judgment is produced. If certified copy of foreign judgment is produced, तो कब ऐसी प्रिजम्पशन होगी, किस चीज की होगी, और याद रखना शैल प्रिज्यूम, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट फॉरेन जजमेंट हैज बीन गिवन बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction if certified copy of foreign judgment has been produced. हाँ जी, लिख लिया, कोई भी कुछ भी पेंडिंग जिसका, अगर लिख लिया, अब आगे बात करें। चलो जी, अब आ जाओ। अब वैसे तो इसके बाद जितना भी है कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं होगा, अब तो सेक्शन 2 में रह जाएगा। अपने फॉरेन कोर्ट लिख गए, फॉरेन जजमेंट लिख गए ना, 2 5 और 2 6 हो गया ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ, दो शब्द हैं आपके, एक तो है साहब गवर्नमेंट प्लीडर और एक है प्लीडर। डायरेक्ट में आपके रीड करेंगे एक बार, गवर्नमेंट प्लीडर और प्लीडर। रीड कर लिया। अब ध्यान देना, लीडर शब्द हम सीधा वो बोलते हैं कि भैया कोई भी पर्सन, सरकारी नहीं, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो नहीं वकील होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं एडवोकेट, वकील, इनके लिए इन्होंने यूज किया प्लीडर शब्द। गवर्नमेंट प्लीडर कौन हुआ? गवर्नमेंट प्लीडर इन्होंने उस पर्सन के लिए अपॉइंट यूज किया जो पर्सन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट है, या अपन बोल देते हैं अपॉइंटेड बाय, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, जिसका काम क्या है, जो गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन एक्सरसाइज करेगा। दोबारा पढ़ के देखो, क्या बोला इन्होंने कि भैया वो पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और जिसका काम ये है कि वो गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन एक्सरसाइज करेगा। अब सर ये क्या है, गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन क्या है? तो सर आपके एक ऑर्डर 27 है, अभी अपने उसमें बहुत इन डिटेल में है, सिर्फ छोटा सा बता देता हूं। अगर सरकार के खिलाफ केस होता है, अगर सरकार किसी पे केस करती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो सरकार की तरफ से जो वकील आता है उसको इन्होंने बोला है गवर्नमेंट लीडर। उसका काम क्या होता है, सरकार को डिफेंड करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना, तो सरकार की तरफ से केस लड़ना, उसको बोला गया है गवर्नमेंट लीडर। गवर्नमेंट लीडर के फंक्शंस कहां हैं? इसका काम सीधा सही होता है, सरकार को डिफेंड करना, ये वो ऐसा कुछ। गवर्नमेंट लीडर और कहां डिफाइन किया गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है। मेरे को याद नहीं कौन से आरजेएस में आया था, पर लेटेस्ट ये पिछले 4-5 साल में जो हुआ है उसमें आया था कि गवर्नमेंट लीडर किस कहां पे डिफाइन किया गया है। हमको लगता है कि गवर्नमेंट लीडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 इसको पढ़ जाते हैं बस। एक्चुअली में कहानी क्या है कि भैया गवर्नमेंट लीडर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, और उसका काम क्या होता है, उसके पास गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन एक्सरसाइज करने होते हैं। अब गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन क्या है, सरकार के खिलाफ जो भी केस है या सरकार जिस पे भी केस करना चाहती है उसका काम होता है वो करना, सरकार को डिफेंड करना, सरकार की तरफ से केस लड़ना। वो फंक्शंस कहाँ है, ऑर्डर 27 में। इन्होंने ऑर्डर 27 में भी क्या किया, गवर्नमेंट लीडर को डिफाइन कर दिया। हालांकि उसमें कुछ लिखा नहीं, सिर्फ इतना सा लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के केस में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो अपॉइंट होता है वो है गवर्नमेंट लीडर।
कुछ अलग नहीं है, बस हमको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट लीडर यहाँ भी डिफाइन है, गवर्नमेंट लीडर यहाँ भी डिफाइन। कोई सवाल किसी का कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, अब अपने किताबी भाषा में चलते हैं एक बार। हमारे लिए गवर्नमेंट लीडर कहां डिफाइन है, और एक और याद करेंगे, ठीक है, ये दोनों याद रखेंगे कि भैया दो जगह डिफाइन है। अगर हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 की, उसके हिसाब से गवर्नमेंट लीडर का मतलब क्या है कि वो पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसका काम क्या है, फंक्शन है गवर्नमेंट लीडर वाले। एक तो वो हो गया। दूसरा कौन हो गया, वो पर्सन जो गवर्नमेंट लीडर के अंडर काम करता है, उसका असिस्टेंट या कोई भी जो उसकी डायरेक्शंस के अंडर काम करता है। ये दो लोग, एक तो वो हो गया जो सरकार द्वारा ही अपॉइंटेड है और गवर्नमेंट लीडर के फंक्शन है। दूसरा वो हो गया जो किसके द्वारा अपॉइंटेड है, इस भाई साहब के द्वारा, जो उसकी डायरेक्शंस में काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट लीडर है। कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी, कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ भी, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। कोई बताना चाहेगा कि गवर्नमेंट लीडर क्या होता है? हाँ जी, कोई भी बताना चाहेगा? दोबारा बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट लीडर एक तो वो बंदा हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है, वो गवर्नमेंट लीडर है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है और स्टेट सरकार को डिफेंड करेगा या सरकार के बिहाफ पे केस लड़ेगा। गवर्नमेंट लीडर द्वारा जो बंदे अपॉइंट किए जाते हैं ना भाई, हर वकील जो सीनियर वकील होता है वो अपने आगे असिस्टेंट भी तो रखता है। या मान लो कि भाई, मान लो वकील है, वो खुद ना जाकर जूनियर को भेज देता है, ऐसा भी तो होता है, ये तो पता है, ऐसा होता ही है। हाँ जी, ठीक है, ये यही कहना चाह रहे हैं। एक तो वो बंदा हुआ जिसको डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, या मैं बोल दूं स्टेट गवर्नमेंट, तो चलो यहाँ लिखा हुआ है जिसको डायरेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, वो हुआ गवर्नमेंट लीडर। वो बंदा जो उस गवर्नमेंट लीडर के द्वारा अपॉइंट किया गया या उसके कंट्रोल में काम कर रहा है या उसकी डायरेक्शंस के अनुसार काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट लीडर माना जाएगा, क्योंकि कई बार ये खुद ना आके अपने जूनियर को भी भेज देता है। तो चाहे तो वो बंदा जो सरकार द्वारा अपॉइंट किया गया है वो भी गवर्नमेंट लीडर है, वो बंदा जो गवर्नमेंट लीडर द्वारा अपॉइंट किया गया है और उसके अंडर काम कर रहा है, मतलब उसके अनुसार काम कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट लीडर यहां माना जाएगा। कोई भी डाउट, कुछ भी? पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट वो भी गवर्नमेंट लीडर है, पर्सन अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट लीडर वो भी गवर्नमेंट लीडर कहलाएगा। 2 पॉइंट। हाँ जी, अब कोई भी सवाल है तो पूछ लो। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे वाली डेफिनेशन पे, जो डेफिनेशन है ऑर्डर 27 रूल 8B पर, जो सिंपल सी है कि भैया गवर्नमेंट लीडर कौन होता है, तो हम बोलते हैं साहब वो बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके बिहाफ पे केस लड़ने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट लीडर है। वो बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसके बिहाफ पे केस करने लड़ने के लिए, उसके खिलाफ अगर केस होता है वो लड़ने के लिए, वो भी गवर्नमेंट लीडर है। कहाँ डिफाइंड है? रूल 8B के अंदर। तो हमसे एक बार ये वाला नंबर ना पूछकर इन्होंने ये नंबर पूछा था। क्यों पूछा था? क्योंकि गवर्नमेंट लीडर का काम पूरे सीपीसी के अंदर एक ही जगह आता है, ऑर्डर 27। गवर्नमेंट लीडर गेम में ही तब आएगा जब सिविल जान, इतना तो पता है सिविल केस में 2 पार्टी जो होती है वो प्राइवेट होती है, वहां पर सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इतना तो पता है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई, आपका और मेरा अगर संपत्ति का विवाद है तो सरकार बीच में नहीं आएगी, केस आपके और मेरे नाम से ही चलेगा। क्रिमिनल में होता है कि सरकार आती है, ये तो कन्फर्म हो, है ना। तो सिविल में क्या होता है, गवर्नमेंट का रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट हर केस में नहीं होती है, तो गवर्नमेंट लीडर भी हर केस में नहीं होता है। तो हमारे सीपीसी में गवर्नमेंट लीडर हम सिर्फ तब भी पढ़ेंगे जब जब टॉपिक ऐसा आएगा कि अगर सरकार के खिलाफ केस करना है, सरकार ने केस करना है, तब क्या प्रक्रिया होगी, तब हम गवर्नमेंट लीडर को पढ़ते हैं, क्योंकि तब सरकार की तरफ से आता है गवर्नमेंट लीडर।
तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो ऑर्डर सेक्शन भी है, पर ऑर्डर 27 एक स्पेसिफिक ऑर्डर है उसको लेकर। तो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में, और जो पढ़ते भी हैं वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, क्योंकि ऑब्वियस है जब एग्जामिनर, मान लो आप लोग हो, आप लोगों ने किसी चीज को 10 बार पढ़ लिया, तो आपने ये देखा कि यार गवर्नमेंट लीडर तो दो जगह डिफाइंड है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में भी और यहाँ पे भी। तो उसने क्या किया, यहाँ वाला पूछ लिया, और ऐसे नहीं पूछा कि क्या है, उसने सीधा बोला कि गवर्नमेंट लीडर शब्द कहाँ डिफाइंड है, ऑर्डर 27 रूल 8, रूल 8A, रूल 8B, ऐसे करके उसने बोला। तो अपने को ध्यान रखना है गवर्नमेंट लीडर दो जगह डिफाइंड है। ये तो आप समझ ही गए भाई गवर्नमेंट लीडर काम में कब आता है। कोई सवाल कुछ भी? हाँ जी, कोई भी सवाल? अब आ जाओ लीडर। लीडर शब्द, ठीक है, लीडर शब्द का सिंपल सा मतलब है, ये इजी है। ये वो बंदा है जो हर केस में रहता है बेचारा, ये हर केस में होता है। वो बंदा जो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है या किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, जिसको हम बोलते हैं वकील, जिसको हम बोलते हैं एडवोकेट। ये कोई भी सवाल कुछ भी, मेन हमारे लिए गवर्नमेंट लीडर है। हाँ जी, लिखवा दें, लिख लीजिए। हाँ ठीक है, जो भी आपका इसमें बनता है नंबर उसके हिसाब से लिख दीजिए। गवर्नमेंट लीडर, गवर्नमेंट लीडर, गवर्नमेंट लीडर, ब्रैकेट में लिखिएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एंड ऑर्डर 27 रूल 8B, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एंड ऑर्डर 27 रूल 8B। ठीक है, ये ऑर्डर 27 एक बार चेक, 26 26 कमीशन है ना, है ना? हाँ फिर ठीक है, 26 कमीशन के बाद ये मेरे को डाउट आ गया, 26 के 27, यही है। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एंड ऑर्डर 27 रूल 8B। ठीक है, अब इसमें लिखो, हेडिंग डाल देना, मतलब ऐसे लिख देना सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, इसके अनुसार क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में लिखिए, पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म functions of government leader. Number 1, person appointed by state government to perform functions of government leader. Number 2, person acting under the directions of government leader. Person appointed by state government to perform the functions of government leader, person acting under the directions of government leader. हाँ जी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, इसमें लिखना पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट लीडर। नंबर 2, पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट लीडर। हाँ जी, लिखवा दूं आगे। अब उसमें अब हेडिंग डाली, जैसे सेक्शन 2 सब सेक्शन डाला ना, वैसे ही ऑर्डर 27 रूल 8B, ऑर्डर 27 रूल 8B, ऑर्डर 27 रूल 8B इसमें लिखिए, पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, पर्सन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू डिफेंड or institute suit, to defend or institute suit against or by government, person appointed by state government to defend or institute suit against, कॉमा डाल के, institute suit कॉमा
against or by government, person appointed by state government to defend or institute suit, comma, against or by government. Number 2, person appointed by central government, same line रहेगी, person appointed by central government to defend or institute suit, comma, against or by government. बस नंबर याद रख लेना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी। हाँ जी, इसमें अगला हेडिंग डाल दीजिए, गवर्नमेंट प्लीडर जैसे डाला था ना वैसे डाल दीजिए, प्लीडर, प्लीडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, प्लीडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15। थोड़ी सी क्लास आज थोड़ी सी लंबी चलेगी क्लास, 8 बजे तक चलाएंगे, ठीक है, तो होप सो वेट आप लोग एडजस्ट कर लेना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, प्लीडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, प्लीडर। इसमें लिखिए हाँ, पर्सन person entitled to appear and plead for another in court, person entitled to appear and plead for another in court, full stop, full stop, it includes वकील, कॉमा एडवोकेट, कॉमा अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, इट इंक्लूड, बाकी सभी होते हैं वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इंक्लूड्स एडवोकेट, वकील, अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट, पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, दोबारा बोल रहा हूँ, person entitled to appear entitled, हाँ ठीक है, entitled to appear and plead for another in court, full stop, it includes advocate, comma वकील, comma attorney of high court। हाँ जी, यस, कोई भी डाउट ताकि आगे बात कर सके? ठीक है, अब आ जाओ। गवर्नमेंट लीडर कितने नंबर पे लिखा था आपने ने? मतलब गवर्नमेंट लीडर का सेक्शन नंबर क्या था? ठीक है, अब जी के बाद क्या आता है? एच आई जी, ठीक है, एच आई जी, एच से हाई कोर्ट, आई से इंडिया, जे से जज, जे पे 3 है, जज, जजमेंट, जज ही जजमेंट देता है तो जजमेंट, जिसके खिलाफ जजमेंट होती है वो हुआ जजमेंट डेटर। बस कहानी याद रखना, हाई कोर्ट अमेंडमेंट से आया था ये शब्द, इंडिया भी अमेंडमेंट से आया था, उसके अलावा ये 28, 29, 210। गवर्नमेंट लीडर दोबारा बोल देता हूँ, जी के बाद आया एच आई और जे, एच पे हुआ हाई कोर्ट, आई पे हुआ इंडिया, जे पे हुआ जज, जज जजमेंट जजमेंट डेटर। हाई कोर्ट और इंडिया जो पहले एच और आई है ये अमेंडमेंट से आए हैं, पहले ये सीक्वेंस नहीं था, पहले सीक्वेंस में नहीं थी चीजें, तो इन्होंने आप लोगों के लिए कन्वीनियंट के लिए क्या आप लोग आराम से चीजों को याद कर सको, इन्होंने एच वर्ड से चीज जोड़, एच अल्फाबेट से चीज जोड़ दी और आई से भी जोड़ दी, एच से हाई कोर्ट डाल दिया, आई से इंडिया डाल दिया, जे से जज डाल दिया, फिर उसके बाद ये हो गया। अब अपने लिए हाई कोर्ट क्या है साहब, तो इन्होंने हाई कोर्ट वो नहीं बताया भाई हाई कोर्ट क्या होता है, इन्होंने ये इसलिए डाला था कि अंडमान एंड निकोबार के लिए हाई कोर्ट बताना था कि भैया अंडमान एंड निकोबार के लिए हाई कोर्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा, कोलकाता को क्यों रखा गया, कलकत्ता हाई कोर्ट को क्यों रखा गया, कोई और रख देते, सबसे पास वही है, वही पड़ता है ना, इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट को। इंडिया, इंडिया सीधा सा कि भाई जहां पे सीपीसी लगती है, जितने एरिया में सीपीसी लगेगी वो हो गया इंडिया। कोई भी सवाल किसी भी तरह का इसके अंदर अभी तक? हाँ जी,
ठीक है। जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो हम लिखते ही हैं, पीठासीन अधिकारी, सिटिंग ऑफ सिविल कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ऑफ सिविल कोर्ट। और साहब जजमेंट क्या होती है, कई बार बात कर चुके हैं, जजमेंट क्या होती है? जजमेंट क्या होता है, जजमेंट में क्या बताया जाता है? सिंपल सिंपल भाषा में बात करें, जजमेंट में क्या लिखा जाता है? रीजन, रीजन लिखते हैं ना सिंपल भाषा में, स्टेटमेंट ऑफ रीजन। इसमें बातें लिखी जाती है कि भैया स्टेटमेंट ऑफ रीजन, किस चीज का रीजन? ऑफ डिक्री या ऑर्डर, की जो डिक्री पास की जा रही है या जो हम आदेश पास कर रहे हैं उसका क्या वजह है। जजमेंट में होती है वजह, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, डिक्री या आदेश पास करने की क्या वजह है हमारी, हम जो रीजन लिखते हैं वो है जजमेंट। जजमेंट डेटर कौन हुआ? जिसके खिलाफ जिसके खिलाफ, जिसके खिलाफ आगे, हाँ, चाहे डिक्री हो चाहे ऑर्डर हो। अब ध्यान देना जी एक बार, गवर्नमेंट लीडर के बाद ये जो टॉपिक है आपसे वैसे चांसेस बहुत कम है, बट कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपसे नॉर्मल ऐसा पूछ ले कि सीपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है जहां पर जज शब्द को डिफाइन किया गया है। सीपीसी के अंदर कौन सा सेक्शन है जहां जज शब्द को डिफाइन किया गया है, कौन सा सेक्शन है जहां इंडिया को डिफाइन किया गया है, कौन सा सेक्शन है जहां हाई कोर्ट को डिफाइन किया गया है। तो ध्यान रख लेना भैया, 2-7 गवर्नमेंट लीडर है, हाई कोर्ट HIJ हाई कोर्ट, और ये अमेंडमेंट से आए हैं, फिर हो गया जज। जजमेंट, जजमेंट डेटर हम कर चुके हैं। कोई भी सवाल कुछ भी लिख लो, सीधा लिख लो, कोई ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। हाई कोर्ट वाला मार्क कर लेना भाई, पूछ लिया जाता है कई बार, ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं प्री में, अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए हाई कोर्ट कौन सी है, या ऐसे पूछ लेते हैं, अपने को लगता है यार ये क्या जीके का क्वेश्चन कहां से आ गया, जीके का नहीं है, सीपीसी में है। ठीक है, डालो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 7A, सबसेक्शन 7A, या सेक्शन 2 क्लोज 7A, हाई कोर्ट सेक्शन 2 क्लोज 7A में लिखिए, फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हाई कोर्ट इज कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। बाकी अब तो शायद कोलकाता नहीं बोलते हैं इसको लोग। फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हाई कोर्ट इज कलकत्ता हाई कोर्ट। फिर आगे लिखिए, इंडिया, 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 टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच सीपीसी अप्लाई, टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच सीपीसी अप्लाई, टेरिटरी ऑफ इंडिया टू विच सीपीसी अप्लाइज, जिसके अंदर अब जम्मू कश्मीर भी आने लग गया है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 अपने लिखेंगे अगली क्लास में, जो अपने ये सेक्शन 1 3 4 5 ये पढ़ेंगे ना तब अपने लिखेंगे। देन जज, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 जज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। ध्यान दे देना, क्योंकि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं तो हम ये नहीं बोलते प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सिविल कोर्ट ही है, हमारे लिए क्रिमिनल कोर्ट एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी। सीपीसी क्योंकि सिविल, इसीलिए हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। ये मत बोल देना प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट, वो सिंपल भाषा हो गई। डेफिनेशन के हिसाब से, सीपीसी के हिसाब से जज कौन हुआ? जो सिविल कोर्ट का जज है, जो सिविल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी है। ठीक है, ये शब्द पे ध्यान देना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जी कोई सवाल कुछ भी? ठीक है, चलिए अब छोटे मोटे रह गए हैं, मतलब ऑब्वियस पब्लिक ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ऑफिसर पूछा भी गया है, जैसे अब तो बीएनएस में है पब्लिक सर्वेंट, आईपीसी में हुआ करता था पब्लिक सर्वेंट शब्द, हालांकि मीनिंग दोनों का सेम है, बट इसी को ही आईपीसी या बीएनएस में पब्लिक सर्वेंट बोला गया है, और इसी को ही आपके सीपीसी में पब्लिक ऑफिसर बोला गया है, और ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर अपने चाहे इसको यहाँ पढ़ लो, चाहे इसको बीएनएस में पढ़ लो, हमारे को ये पढ़ना ही पड़ना है। हमको इसमें अपने एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करेंगे कि भाई इस हिसाब से इसको याद करना है, और अगर अगर कल को प्री में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक ऑफिसर का नंबर है, याद कर लेंगे। मेंस में अगर आता है तो हम उस ट्रिक के हिसाब से पॉइंट्स लिख देंगे, हिसाब ये लोग पब्लिक ऑफिसर में होते हैं। क्योंकि अगर वैसे पढ़ने जाते हैं तो बड़ा अजीब सा है, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। तो अपने कल करते हैं क्लास, कल अपने इसी से कंटिन्यू करेंगे। फिर सेक्शन 1 सेक्शन 3 मतलब जो है ना, सेक्शन 1 2 3 4 5 6 तक, हाँ 5 6 तक वो अपने खत्म करेंगे। फिर हो सकता है अपने टॉपिक चलेंगे मेंस वाले दोबारा, जैसे कि सेक्शन 9 हो गया, रेस्ट सब जुडिस हो गया, सेंचुरी का, ये फिर प्रॉपर बड़े बड़े टॉपिक जिसको अपने बोल सकते हैं ये चलेंगे, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल कुछ भी है तो पूछ लो, कोई सवाल? ओके जी, वेलकम वेलकम। क्लास खत्म है, आप लोग लीव कर सकते हो, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके जी, वेलकम। एक मिनट यार जी। हाँ जी बिल्कुल, अभी कर देते हैं। एक मिनट, मार्कर कर गया। डिक्री शब्द को ही ब्रीफ करना है या फिर डिक्री ऑर्डर, इनमें डिफरेंस बताना है साहब? ठीक है, मैं आपको ठीक है मोटा मोटी बता देता हूँ। देखो, डिक्री हम उस फैसले को, हालांकि दोनों ही ये फैसले होते हैं, थोड़ा अपने इसको अरे हाँ, टेस्ट का बताना भूलिए, मैं मैसेज डाल दूंगा। तो संडे को सोगा का टेस्ट है, ठीक है, आप लोगों का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का टेस्ट है, और बीच में थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐड करेंगे, तो मैं भेज दूंगा संडे को। काम करने भाग जा। ओके, दोनों को ही हम डिसीजन बोलते हैं। डिक्री को भी हम डिसीजन बोलते हैं सिविल कोर्ट का, ऑर्डर को भी हम डिसीजन बोलते हैं सिविल कोर्ट का। अगर हम डिक्री की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं कि भैया ऐसा कोई भी फैसला जो कोर्ट जो है एडजुडिकेशन के बाद पास करती है, मेरिट्स के बाद पास करती है, ऐसा कोई भी फैसला जो कोर्ट एडजुडिकेशन के पास पास करती है और जो कोर्ट पार्टी की सब्सटेंटिव राइट्स बताती है। अब बात आती है, पहले इस पे ध्यान रखते हैं अपने, कि भाई कोई भी ऐसा फैसला जो कोर्ट ने एडजुडिकेशन मतलब कोर्ट ने अपना पूरा दिमाग लगाया, विवेक लगाया, फैक्ट को सुना, क्या सच क्या है झूठ क्या है वो सब देखा, जिसको हम बोलते हैं ऑन मेरिट्स। और उसके बाद पार्टीज की सब्सटेंटिव राइट्स बता रही हो। सर सब्सटेंटिव राइट्स मतलब जिसको हम बोल सकते हैं आपके जो कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार है, कि आपकी प्रॉपर्टी बनती है कि नहीं बनती, आपका पैसा बनता है कि नहीं बनता, आप उससे पैसा ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आपका कंपेंसेशन बनता है कि नहीं बनता, जिसको आप बोल सकते हैं अपने जो एक ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स में एक लीगल राइट्स टाइप जो चीजें हैं वो सब्सटेंटिव राइट्स, ठीक है। देन कम्स ऑर्डर। ऑर्डर भी वही फैसला ही है। ऑर्डर भी कोर्ट, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर कोर्ट बिना सुने पास करती है, यहां पर भी एडजुडिकेशन होता है। यहां पर भी कोर्ट ऑब्वियस है कि भाई हम बोलते हैं कि भाई कोर्ट अपना विवेक यूज करती है और कोर्ट सुनती है और फिर अपना फैसला सुनाती है। पर ऑर्डर के अंदर कहानी ये है, कोई भी ऐसा फैसला जो आपकी चाहे प्रोसीजरल राइट्स बता रहा हो, कोई भी ऐसा फैसला जो आपकी चाहे सब्सटेंटिव राइट्स बता रहा हो, हम उसको बोलते हैं ऑर्डर। अब बात ये आती है कि सर प्रोसीजरल राइट्स क्या है? सर प्रोसीजरल राइट्स वो है जो आप सीपीसी में क्लेम करते हो कि सर मेरा अधिकार है कि सम्मन इश्यू किया जाए, सर मैंने एप्लीकेशन डाली है पार्टी को नोटिस इश्यू किया जाए, मैंने एप्लीकेशन डाली है उसको अरेस्ट किया जाए, वो प्रोसीजरल चीज है। मैंने एप्लीकेशन डाली है कि मेरे केस को एडजर्न कर दिया जाए या मेरे केस को जल्दी सुना जाए, वो है प्रोसीजरल राइट। सीपीसी हुआ, लिमिटेशन हुआ। तो कोई भी ऐसा फैसला जो आपके प्रोसीजरल या सब्सटेंटिव राइट्स सुनाता है, कोई भी ऐसा फैसला जो आपके सब्सटेंटिव राइट्स बताता है। अब बात आती है सर मतलब कोई भी ऐसा फैसला जो सब्सटेंटिव राइट्स बता रहा है और कोई भी ऐसा फैसला जो सब्सटेंटिव राइट्स बता रहा है तो वो डिक्री और ऑर्डर दोनों होगा? नहीं सर, हम प्रिविलेज डिक्री को देते हैं, इसीलिए हम सिर्फ डिक्री को डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्डर में हम कुछ इस तरह से बोलते हैं कि कोई भी ऐसा फैसला जो डिक्री नहीं है, कोई भी ऐसा फैसला सिविल कोर्ट का जो आप डिक्री की कैटेगरी में नाम नहीं ला सकते, सिर्फ वही ऑर्डर होगा। इसीलिए हम सिर्फ इसको पढ़ते हैं डिटेल में कि भैया किसको हम डिक्री बोलेंगे। कोई भी ऐसा फैसला जो कोर्ट
अपने विवेकानुसार सुनाता है, कोर्ट उसके अंदर पार्टीज की राइट्स बताता है, और वो राइट्स फाइनल होनी चाहिए, कंक्लूसिव होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि भाई जो फैसला, जो भी अधिकार राइट्स कोर्ट बता रही है, वो ये है कि भाई इसके बाद कोई बात नहीं है, इसके बाद केस खत्म होगा, उसी को हम डिक्री बोलेंगे। केस के दौरान अगर अधिकार बताए जा रहे हैं, कोई ऐसा फैसला सुनाया जा रहा है जिसमें टेम्परेरी राइट्स बताई जा रही है कि भैया 10 दिन के लिए है, उसके बाद है नहीं है कुछ नहीं कह सकते, वो नहीं है डिक्री। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भैया डिक्री कौन सी है, जो बिल्कुल केस के आखिरी में सुनाई जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिक्री आखिरी में सुनाई जाती है, केस के दौरान नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपके फाइनल राइट्स बताती है, वो आपके टेम्परेरी या इंटरिम राइट्स नहीं बताती है। इसलिए डिक्री उस फैसले को बोला जाता है जो एडजुडिकेशन, सब्सटेंटिव राइट्स और आपके जो राइट्स है वो फाइनल बता रही हो। डिक्री आखिरी में पास की जाती है। ये है आपकी इन शॉर्ट अगर बात करें तो डिक्री। अगर कोई भी फैसला इस कैटेगरी में आ रहा है तो हम उसको डिक्री ही बोलेंगे, चाहे हो सकता है आप उसको ऑर्डर की कैटेगरी में भी ले आओ, बट हम उसको डिक्री ही बोलेंगे, हम उसको ऑर्डर नहीं बोलेंगे। कोई भी फैसला अगर इस कैटेगरी में आ रहा है तो, अगर वो फैसला इस कैटेगरी में नहीं आ रहा तब हम ऑर्डर को देखेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा फैसला है जिसमें आप ये तीनों पॉइंट लगा सकते हो और आप बोल रहे हो कि ये पॉइंट तो ऑर्डर में भी लग रहे हैं और ये पॉइंट तो डिक्री में भी लग रहे हैं, हम उसको डिक्री ही मानेंगे, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन ये बात बोलती है अगर वो फैसला डिक्री नहीं है तब ऑर्डर होगा। तो अगर वो फैसला डिक्री है तो उसको डिक्री माना जाएगा। हाँ जी, कोई भी सवाल कुछ भी? ठीक है, ओके जी, ओके जी, वेलकम, ओके जी, वेलकम वेलकम। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लेना जी, वेलकम वेलकम। कोई सवाल हो तो पूछ लेना, मैं वेट कर रहा हूँ। संडे वाला टेस्ट मैं अभी मैसेज डाल दूंगा, मैं भूल गया था बताना। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आप लोग क्लास छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ